नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शांतराज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो आज मैं आपके बीच न्यूट्रिशन स्टार्ट करूंगा, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे करके इसके बाद का जो भी चैप्टर है उसको क्लियर करते चलेंगे। तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोर्स कर लेते हैं कि जिससे हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए और पढ़ाई में मन लगे। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रक्त बहाकर संहार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर संहार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए और साथ ही साथ यहाँ से ज्ञान को अर्जित कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम लोगों को एक टर्म समझना है और उसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों को न्यूट्रिशन में एक टर्म समझना है और उसका नाम है न्यूट्रिएंट्स, जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व। अब सबसे पहला चीज आता है कि भैया न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। भाई साहब, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए जल्दी से आप। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में बोल सकते हैं, ऑल फूड सब्सटेंसेस whose deficiency can cause disease. All food substances whose deficiency can cause disease is called nutrients. वैसा कोई भी भोज्य पदार्थ जिसकी कमी से बीमारियों की उद्गम होती है, that is nutrients, वही होता है nutrients। अब हम लोग सब यहाँ पे समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिएंट्स भाई साहब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है अल्प पोषक तत्व। जिसको हिंदी में कहा जाता है अल्प पोषक तत्व। और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुल पोषक तत्व। बहुल पोषक तत्व। ये दोनों का दोनों आप वर्ड अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे वहां पे सुने होंगे, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स को, कौन से फूड सब्सटेंसेस को रखा गया है? तो इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है, ऐसे फूड सब्सटेंसेस को रखा गया है जिसमें से हम लोगों को, जिसका हमारे बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। और बहुल पोषक तत्व में वैसे न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है जिसको हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जाम्पल की, तो इसमें आपके पास आ जाएगा विटामिन आ गया, मिनरल्स आ गया। इन चीज़ों को हमारे इन दोनों चीज़ों को, इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी को मिलीग्राम में आवश्यकता पड़ती है। इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी को मिलीग्राम में आवश्यकता पड़ती है, जिस वजह से इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुल पोषक तत्व है, इसको हमारे बॉडी को ग्राम में आवश्यकता पड़ती है। किस चीज में पड़ती है? ग्राम में आवश्यकता पड़ती है, जीएम, ग्राम में आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया है और इसे बहुल पोषक तत्व कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल बताइए सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? भैया इसका एग्जाम्पल जो होगा वो इसमें आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हमारे बॉडी को 300 ग्राम पर डे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बॉडी को पर डे कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो इसको हमारा बॉडी ग्राम में कंज्यूम करता है, मतलब हमारे बॉडी को ग्राम में इसकी आवश्यकता पड़ती है।
एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता 300 ग्राम पर डे पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स उसको पर डे चाहिए। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है फैट। इसमें बहुल पोषक तत्वों में फैट्स की कितना आवश्यकता पड़ती है, तो 80 ग्राम पर डे हमारे बॉडी को फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। 80 ग्राम पर डे हमारे बॉडी को फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ आता है और उसका नाम है प्रोटीन। वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही आता है, प्रोटीन्स। पहले यहाँ तक क्लियर करते हैं, उसके बाद जैसे ही जाएंगे बारी बारी से इसमें, पहले कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगे, पहले इधर करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट को, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सब चीज़ करेंगे। इसको एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो बारी बारी से सब काम धीरे धीरे होता है, सब काम धीरे धीरे होता है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स हर एक पर्सन के लिए, मतलब हर एक एज कैटेगरीज वाले के लिए अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एडल्ट की, अगर मैं बात करूं एडल्ट की, तो एडल्ट को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे आवश्यकता पड़ती है। किसको, एक एडल्ट को। यानी कि अगर कोई एडल्ट है तो उससे पूछ दिया कि बताओ बाबू उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना ग्राम, तो बोलेंगे उसको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब उसका जो बॉडी वेट है, बॉडी का जो वजन है, उसके वजन का कितना, उसके वजन को 0.8 ग्राम से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो निकल कर क्या आएगा उतना पर डे उसको क्या चाहिए, तो पर डे उसको चाहिए क्या, तो पर डे उसको चाहिए उतना प्रोटीन। ठीक है, उसको पर डे उतना क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर कोई पर्सन है जिसका बॉडी वेट सपोज करो 40 kg है, ठीक है, 40 kg है, 40 kg है सपोज है, 40 नहीं लेके चलो तो कोई और आप नंबर ले सकते हो। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूँ 50 क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है 50 में, चलो 50 कर लेता हूँ। तो 0.8 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो और इतना ही क्या चाहिए उसको, 40 ग्राम उसको क्या चाहिए पर डे, एडल्ट्स को प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो एडल्ट्स को प्रोटीन कितना चाहिए, उसके बॉडी वेट कितना होगा उसको 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, जो निकल कर क्या आएगा वैल्यू, उतना ही प्रोटीन उसको पर डे चाहिए। सेकंड अपने पास आता है टीन्स। अब बोलोगे सर ये टीन्स क्या होता है, भाई ये टीन्स क्या होता है, तो टीन्स के कैटेगरी में 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक के बच्चों को रखा जाता है। मतलब वैसा पर्सन जिसका एज 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक होता है वो टीन्स कहलाते हैं, उन्हें टीनेजर्स बोला जाता है। तो इनको कितना चाहिए, इनको चाहिए 0.9 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे चाहिए उसको। ठीक है, पर डे उसको क्या चाहिए, इतना चाहिए, किसको, टीन्स को, कितना 0.9। तो वो सिंपल से याद रखो कि जैसे जैसे जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रोटीन की आवश्यकता कम पड़ेगी। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, ये बॉडी के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रोटीन कम चाहिए, जिसका एज कम होगा उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ऐसे आप कर सकते हो, जैसे
तो एडल्ट से नीचे टीन्स हुआ, तो टीन्स को एडल्ट से ज़्यादा चाहिए। सेम वैसे ही आप कर सकते हो। अगर आपसे बोला, सपोज करो मैं आपसे बोला चाइल्ड को कितना चाहिए, तो चाइल्ड को चाहिए 2 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे। मतलब कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, उस बच्चे का जो वजन होगा उसके वजन को 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। उसके वजन को 2 ग्राम से आप मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही उसको क्या चाहिए, उतना ही उसको चाहिए 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। उसका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 2 ग्राम पर डे उसको चाहिए चाइल्ड को। देखो चाइल्ड क्या हुआ, 3 से और नीचे आ गया, उसको ज़्यादा चाहिए। सिर्फ ऐसे ही आप कर सकते हो। प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन लेडीज हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज को कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो प्रेग्नेंट लेडी को 55 to 70 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे के हिसाब से उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अगर आप देखते हो क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करते तो उसमें आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन इसको पूछा जा चुका है कि बताओ एडल्ट को कितना चाहिए, टीन्स को कितना चाहिए, चाइल्ड को कितना चाहिए, प्रेग्नेंट को कितना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग सीरियसली से लो और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक न्यूट्रिएंट्स को, और उसको क्लियर करेंगे, ब्रीफली उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला सेक्शन। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन में अपने को सबसे फर्स्ट आज करना है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग क्लास 2, 3, 4 में भी इसको पढ़ते आए हो साइंस वाले चैप्टर में कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, ये एनर्जी हम लोगों को देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। अब कुछ पर्सन के ऐसा माइंड में आएगा कि जब ये एनर्जी देता है तो फैट क्या करता है, तो भाई ये एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उस समय आपको वहाँ पे फैट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं दे करके आपको वहाँ पे फैट दिया जाता है। फैट से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जो भी एथलीट होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। देखे होगे क्या होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब कि सपोज करो कि अगर हम लोग चावल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में चावल से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये चावल क्या करेगा, हमारे बॉडी में जा करके कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। और ग्लूकोज क्या हुआ, तो ग्लूकोज हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये राइस किसमें कन्वर्ट हुआ हमारे बॉडी में जाकर के, तो ग्लूकोज में। इसके बाद ये कन्वर्ट नहीं, सबसे मतलब कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कौन सा हो गया, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं कि यह एनर्जी गिविंग फूड्स है और इससे हम लोगों को एनर्जी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आता है इसका कॉमन नेम क्या है, इट्स कॉमन नेम इज शुगर। इट्स कॉमन नेम इज शुगर। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम शुगर है। नेक्स्ट वाला जो चीज आता है अपने पास कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को कितने कैलोरी
एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को 4 किलो कैलोरी ऑब्टेन होती है। ठीक है, 1 ग्राम 1 ग्राम से कितना 4 kg कैलोरी हम लोगों को ऑब्टेन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन पास जो आता है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर के बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये किससे मिलकर के बना होगा, ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C1H2O1 या फिर आप इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और ON, CnH2n और ON। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है, या पूछ दिया कार्बन हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, तो 1:2। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हो गया 1, मतलब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट सेम होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसमें क्या रेशियो होता है, तो हम बोल सकते हैं 1:2:1। इस रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है CnH2nON, CnH2n और ON इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे सपोज करो सबसे फर्स्ट आपसे पूछ दिया कि बताओ कुछ जैसे एग्जांपल दे दो इसका कार्बोहाइड्रेट्स का, तो C6H12O6 एग्जांपल हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया C5H10O5, ये भी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स ही हो गया। आपको एक इंफॉर्मेशन भी मैं बता रहा हूँ, मतलब एक फैक्ट बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको पहचानना है उसके नाम के कोई भी मतलब कोई भी कंपाउंड का नेम दिया हुआ, उस कंपाउंड के नेम में आप लास्ट में OES ढूंढना। क्या ढूंढना, OES। अगर OES है तो समझ लो कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। OES है तो वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे सपोज करो अगर आपसे मैं बोलूं कि बताओ इसका नाम, इसका नेम बताओ, ये क्या होगा। कार्बन 6 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सोज। क्या नेम हो जाएगा, हेक्सोज। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं C1 का क्या होता है, मोनो होता है, C2 का डाई, C3 का ट्राई, C4 का टेट्रा, C5 का पेंटा, C6 का हेक्सा, C7 का हेप्टा, C8 का ऑक्टा, C9 का नोना, C10 का डेका। तो ये हम लोग अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप कर लो। C1 का होता है मोनो, डाई, 2 का होता है डाई, इस तरह से 10 तक आपको कम से कम रिमेंबर होना चाहिए। तो C6 का क्या, कार्बन 6 जो होता है उसको हम लोग हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्स लिखें, हेक्सा पूरा नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेक्स उसका प्रीफिक्स लेते हैं, हेक्स कर लिए। उसके बाद इसमें OSE लगता है, तो OSE लगा लिए, मतलब ये हेक्सोज हो गया। C5 वाले को तो कार्बन 5 का नाम होता है पेंटा, लेकिन इसमें हम पेंट करेंगे, पेंट, लास्ट में OSE लगा देंगे, तो ये पेंटोज हो गया। मतलब कि कोई भी अगर सपोज करो आपको कंपाउंड दिया जो कि इस फॉर्म में है CnH2nON, अगर आपको बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट से इसका नेम बताओ, उसके लास्ट में क्या करेंगे, सिर्फ OSE लगाएंगे। या फिर कोई भी कंपाउंड दे दिया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का नेम दे दिया और बोला कि बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसका लास्ट में आप OSE ढूंढना। अगर OSE मिलेगा तो समझ लेना कि वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अपन लोग नेक्स्ट करते हैं, आगे करते हैं। वो है अभी जैसा मैं आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स का
सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ग्लूकोज जैसे देखोगे आपकी कोई अगर बीमार पर्सन है तो उसको डॉक्टर ग्लूकोज ही सजेस्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वह उससे एनर्जी तो मिलता है, लेकिन वो प्योर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे सब कुछ आपको चावल लोगे तो चावल को डाइजेस्ट करने के बाद वो ग्लूकोज में चेंज होगा, तब जाकर के हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन जो बीमार पर्सन होता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वह चावल को पहले डाइजेस्ट उसका ऑर्गन चावल को पहले डाइजेस्ट करे तब जाकर के उसको एनर्जी मतलब मिले। तो इसलिए क्या होता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, जिस वजह से उसको ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। मतलब ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसको किसी में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं होता है, तुरंत गया एनर्जी देना वहाँ पे एनर्जी का मतलब वो कंबशन होता है, और कंबशन होने के बाद ये एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, इस वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अपने पास कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड्स, सेकंड होता है डाइसेकेराइड्स, और नेक्स्ट होता है ओलिगोसेकेराइड्स। कौन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का कौन कौन सा 3 टाइप्स है। तो वो है कौन कौन सा है? तो वो है आपका सॉरी डाई नहीं, पॉलिगो होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। ये 3 टाइप्स होता है अपन पास कार्बोहाइड्रेट्स का। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 शुगर से मिलकर के बना होता है, जो 1 शुगर से या सिंपल शुगर से मिलकर के बना होता है, सिंपल शुगर और 1 शुगर से मिलकर के बना होता है, वो मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स में होता है कि ये किससे मिलकर के बना होता है? तो मोर देन 1, मतलब कि 2 से 10 शुगर से मिलकर के बना होता है, कम से कम 2 अधिक से अधिक 10 शुगर से मिलकर के बना होता है, तो वो पॉलीसेकेराइड्स हो गया। ओलिगोसेकेराइड्स में क्या आ जाएगा? तो मोर देन 10 जब आ जाएगा तो हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? अगले क्लास में हम लोग करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में पहले, फिर पॉली के बारे में, फिर ओलिगो के बारे में। तो आज क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।